हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मूड डिसऑर्डर्स की। मूड डिसऑर्डर्स, मूड का मतलब क्या है? मूड का मतलब है हमारी सोच, हमारा एहसास, हमारा बिहेवियर जो हमारे मूड के अकॉर्डिंग बदलता है। अब हम बात करते हैं मूड डिसऑर्डर की। मूड डिसऑर्डर्स क्या है? जब इसी मूड में, इसी मन में बहुत सारे बदलाव आते हैं, बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, वो हो जाता है मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर के अंदर हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले यूनिपोलर डिसऑर्डर, जिसको हम डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। इसके अंदर आ जाता है डायसिथमिक डिसऑर्डर एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। फिर दूसरा पार्ट आ गया बायोपोलर डिसऑर्डर। इसके अंदर साइक्लोथेमिक डिसऑर्डर, बाइपोलर 1 डिसऑर्डर, बाइपोलर 2 डिसऑर्डर, फिर अदर डिसऑर्डर्स। लेकिन इस पीपीटी में, इस स्लाइड्स में हम सिर्फ यूनिपोलर डिसऑर्डर्स या हम कह सकते हैं डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम मूड डिसऑर्डर की बात करते हैं तो हमारे मूड के डिसऑर्डर्स क्यों होते हैं? ये डिप्रेशन के कारण भी होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिप्रेस्ड मूड। इसमें 5 मेजर सिम्टम्स आ जाते हैं। इमोशनल सिम्टम्स, भावनात्मक लक्षण। इसके अंदर उदासी, होपलेसनेस, अनहैप्पीनेस बहुत ही कॉमन है। नेक्स्ट आ जाता है कॉग्निटिव सिम्टम्स। कॉग्निटिव सिम्टम्स मतलब संज्ञानात्मक लक्षण। इसके अंदर हमारे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, हमारी लो सेल्फ एस्टीम, गिल्ट की फीलिंग जिसको हम दोष भाव बोलते हैं, हमारा लो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कन्फ्यूजन रहता है लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा। थर्ड पॉइंट है इसमें मोटिवेशनल सिम्टम्स, दैट इज प्रेरक लक्षण। लेकिन उसमें क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ड्राइव नहीं लेते। ड्राइव का मतलब हो गया कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम देखें, ड्राइव का मतलब हम गाड़ी चलाने से देखते हैं। गाड़ी चलाना भी तो अपने आप में एक बहुत कह सकते हैं कि प्रेरणा वाला काम है। तो हम उस ड्राइव से ना लेके, लेकिन कार चलाने से ना लेके, ड्राइव का मतलब जिंदगी को चलाना है, वो नहीं करते। इनिशिएटिव, पहल करना, वो हम पीछे हट जाते हैं। फिर स्पॉन्टेनिटी मतलब स्वेच्छा की कमी, इसमें भी हम पीछे हो जाते हैं। तो इसमें इस मोटिवेशनल सिम्टम्स को हम कभी कभी कहते हैं कि पैरालिसिस ऑफ विल, इच्छाओं का पक्षाघात, कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो एक तरह से मर जाती हैं। फोर्थ है बिहेवियरल सिम्टम्स। इसके अंदर व्यवहार के लक्षण, जैसे कि नाम से पता लगता है आपको कि हमारी आवाज़ जो है वो बहुत धीमी हो जाती है, हमारा जो प्रोडक्टिव काम है वो कम हो जाते हैं, हम उठना फिरना चलना ये सब नहीं करते, हम ज़्यादातर लेटे रहना या सोना ज़्यादा अच्छे से, मतलब इस सिम्टम के अंदर हम सोचते हैं कि हम सोए रहें या हम लेटे रहें। मोनोटोन मतलब एक ही जैसा, एक ही स्वर में बोलना, एक ही तरह से करना। नो आई कांटेक्ट, हमारे अंदर इतनी कमी आ जाती है कि हम सामने वाले से आंख में आंख डाल के बात नहीं कर पाते। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें सोमेटिक सिम्टम्स। सोमेटिक सिम्टम मतलब हमारे देहिक लक्षण। इसके अंदर हम सर दर्द, इनडाइजेशन जिसको हम अपच भी बोलते हैं। फिर हमारे पूरे शरीर में अलग अलग बॉडी पार्ट्स में बहुत जगह दर्द महसूस होने लगता है। कभी कभी वो दर्द इतना बढ़ जाता है कि जो हमारे फिजिशियंस डॉक्टर हैं वो इसको फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम समझ लेते हैं, लेकिन ये बेसिकली होता डिप्रेशन के कारण है। जब तक हम डिप्रेशन को नहीं पढ़ेंगे हम मूड डिसऑर्डर्स को नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बहुत कुछ ही डिप्रेशन के ऊपर ही आधारित है। नेक्स्ट हम अब बात करते हैं यूनिपोलर डिसऑर्डर्स। यूनिपोलर डिसऑर्डर्स में 2 डिसऑर्डर्स हैं, डायसिम्पथिक डिसऑर्डर और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिपोलर डिसऑर्डर की। क्या है यूनिपोलर डिसऑर्डर? एक ध्रुवीय विकृति। इसके मुख्य लक्षण व्यक्ति में उदासी, विषाद का होना, भूख का कम या ज्यादा लगना, इसी प्रकार नींद का अधिक या कम आना, शारीरिक वजन का कम होना या एकाएक बढ़ना। ये रिकरेंट मतलब बार बार होने वाला डिसऑर्डर है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डायसिथमिक डिसऑर्डर की। डायसिथमिक डिसऑर्डर क्या है?
डायसिथमिक डिसऑर्डर को रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल है। डायसिथमिक डिसऑर्डर का मतलब है, अगर हम आसान भाषा में बात करें तो डाइस का मतलब क्या है? डाइस का मतलब है, DYS का मतलब है दुखी होना, और थीमिया का मतलब है थीम, जिंदगी की थीम। तो अगर हम पूरी बात करें तो जिंदगी का मतलब ही जिंदगी में कभी खुशी ना होना, दुखी जिंदगी होना, ये हो जाता है। तो देखने पे ऐसा लगता है कि पेशेंट अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहता, हर वक्त दुखी दुखी सा रहता है। हम कह सकते हैं कि डिप्रेशन और डायस्थीमिया में एक बहुत ही बारीक लाइन इसको अलग करती है। अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन दिखता है, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट 2 हफ्ते की जांच के बाद ये बता सकता है कि इसे डिप्रेशन है और इसे इलाज की जरूरत है। परंतु डायसिथमिक में क्या होता है कि इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। अक्सर रोगी को ये पता ही नहीं चलता कि वह बीमार है, उसे इलाज की जरूरत है। कई बार तो डायस्थीमिया की बीमारी को पकड़ने के लिए कभी कभी 2 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि इसमें जो लक्षण है उनकी इंटेंसिटी, मतलब लक्षणों की मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन उनकी लंबाई बहुत अधिक होती है। जबकि डिप्रेशन में इसका उल्टा होता है, वहां पे जो लक्षणों की इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है और लंबाई कम होती है, तभी हम उसको 2 हफ्ते में पकड़ लेते हैं। लेकिन डायस्थीमिया को पकड़ने के लिए 2 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि डायस्थीमिया में अक्सर लोग इसको व्यवहार से जोड़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि वह कभी खुश नहीं रहता। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये तो दुखी आत्मा है। हम कह सकते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग अबाउट लाइफ जो है वो डायस्थीमिया के शुरुआत हो सकती है। इसके लक्षण हल्के हो सकते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। यह पता लगाना या ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि ये बीमारी है या स्वभाव है। सब कुछ होने के बावजूद भी जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं वो खुश नहीं रहते, या हम ये कह सकते हैं कि डायग्नोज करना मुश्किल होता है। डायस्थीमिया वाले पेशेंट को डिप्रेशन और एंजाइटी डिसऑर्डर्स के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं। अगर हम केलर की बात करें, केलर हमारे एक साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर उनकी बात करें, केलर के अनुसार इसका जो मीडियन ड्यूरेशन है, हमने मॉड मीडियन पढ़ा है, तो उसका जो मीडियन ड्यूरेशन है वो करीबन 5 वर्ष का होता है। यह 18 से 64 साल के व्यक्तियों में स्पष्ट रूप से दिखता है। तो ये हमने बात करी डायसिथमिक डिसऑर्डर की। अब हम डायसिथमिक डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं उनकी बात करते हैं। फर्स्ट वन है डिप्रेसिव मूड, मिनिमम 2 इयर्स। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 साल तक लगातार डिप्रेसिव मूड रहता है, तो इसको हम डायसिथमिक विकार मानते हैं। इसमें कभी कभी मतलब अक्सर ये होता है कि 2 महीने के लिए भी पेशेंट नॉन सिम्टोमेटिक नहीं रहता, मतलब उसको लगातार ही ये सिम्टम्स आते हैं। फिर अभी हमने DSM-4-5 के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे DSM-5 ने हमें क्या बताया? DSM-5 कहता है कि पुअर एपेटाइट और ओवर ईटिंग। इसके लक्षण क्या हैं? या तो भूख बिल्कुल नहीं लगती या बहुत ज्यादा लगती है। इंसोमेनिया या हाइपोसोमेनिया। इंसोमेनिया नींद कम आना, और हाइपरसोमेनिया नींद का ज्यादा आना। लो एनर्जी और फिटीग, लो एनर्जी, शरीर के अंदर अपनी एनर्जी लेवल को कम महसूस करना, सुस्ती महसूस करना। देन पुअर कंसंट्रेशन, किसी भी काम करने के लिए एकाग्रता का कम होना। डिफिकल्टी इन मेकिंग डिसीजंस, किसी भी डिसीजंस को लेने के लिए, लाइफ के डिसीजंस को लेने के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होना। एक्सेसिव एंगर, बहुत ज्यादा गुस्सा आना। अवॉइडेंस ऑफ सोशल एक्टिविटीज, आपको सबको पता है कि हम एक सोशल प्राणी हैं, हम समाज में रहना पसंद करते हैं, लेकिन जो डायसिम्थिक पेशेंट्स हैं वो सोसाइटी से कट के रहना पसंद करते हैं, वो सोशल एक्टिविटीज में आगे नहीं आते। फिर फीलिंग ऑफ होपलेसनेस, होपलेसनेस का मतलब कि जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, बिल्कुल होप खत्म हो गई है जिंदगी में। फिर इसका थर्ड पॉइंट आ जाता है डबल डिप्रेशन। डबल डिप्रेशन मतलब डिप्रेसिव प्लस डायसिथमिक और डिप्रेसिव का होना, इसका मतलब डबल डिप्रेशन। उसके अंदर मेजर डिप्रेसिव सिम्टम्स भी आ गए और डायसिथमिक भी आ गए। फिर
पेशेंट नेवर फील मैनियक और हाइपोमेनियक। मैनियक मतलब बहुत ज़्यादा उन्माद, खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी कि जो हमसे संभाली नहीं जाती। फिर हाइपोमेनियक कि एक पॉइंट पे तो हम मैनियक हैं, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, और दूसरे पॉइंट पे हम बहुत ज़्यादा निराशा महसूस करें, ऐसा पेशेंट में नहीं होता। दे आर नॉट एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव नहीं है। एक्सक्लूसिव का मतलब यहां पे नॉट अकॉर्डिंग टू जनरल मेडिकल कंडीशंस। ये सारी स्टडीज जो हैं, जब हम पेशेंट को पहचानते हैं तो जनरल मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं होता। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ डायसेथमिक। कॉजेज ऑफ डायसेथमिक में केमिकल इम्बैलेंस इन ब्रेन, हमारे मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, वो किसी भी कारण से हो सकता है। सेकंड है फैमिली हिस्ट्री, परिवार के इतिहास में, जैसा कि हम नाम से जानते हैं कि परिवार के इतिहास में अगर कोई भी इस बीमारी से पीड़ित है तो आगे आने वाले बच्चों में ये बीमारी हो सकती है। हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी और बाइपोलर डिसऑर्डर, अगर आपकी हिस्ट्री में पुराने आपको एंजाइटी है या बाइपोलर डिजीज है तो उसके कारण भी आपको डायसेथमिक डिसऑर्डर हो सकता है। स्ट्रेसफुल और ट्रॉमेटिक लाइफ इवेंट्स, तनावपूर्ण या दर्दनाक जीवन की घटनाएं। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, हमारे किसी नियर डियर की डेथ, कोई फाइनेंशियल लॉस, कुछ भी ऐसा हुआ है तो वो भी डायसेथमिक डिसऑर्डर का कारण बनते हैं। क्रॉनिक फिजिकल इलनेस, कोई पुरानी शारीरिक बीमारी हो, जैसे हार्ट डिजीज है या कोई ऐसी डिजीज जिसमें आपको पता नहीं कि आपकी लाइफ कब खत्म हो जाए, इतना स्ट्रेस रहता है कि उसमें भी ये डिसऑर्डर बहुत जल्दी होता है। फिजिकल ब्रेन ट्रॉमा और इंजरी सच एज कंफ्यूजन, फिजिकल ब्रेन इंजरी, कोई भी दिमागी चोट जिसके कारण दिमाग, हम अक्सर बोल देते हैं दिमाग का हिलना, फिजिकल चोट के कारण भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। नेक्स्ट है डायसेथमिक डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट कैसे करोगे इसकी? बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, बहुत कुछ है जो हमें साइकेट्रिस्ट देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इसमें सर्टन थेरेपीज देके आपका इलाज कर सकते हैं। एक्सप्रेस योर थॉट्स एंड फीलिंग्स, वो कहते हैं कि अपनी विचारों और भावनाओं को व्यक्त करें, मतलब किसी के साथ शेयर करें कि आपके अंदर क्या भावनाएं, क्या विचार चल रहे हैं। कोप विद योर इमोशंस, अपनी भावनाओं के साथ समायोजन करें, उनके साथ तालमेल बिठा के चलें। एडजस्ट टू लाइफ चैलेंजेस और क्राइसिस, जीवन की चुनौतियों या संकट के लिए समायोजित करें, अपने आप को लाइफ चैलेंजेस, जो जीवन की चुनौतियां हैं उनके लिए तैयार करें, आने वाले संकट के लिए तैयार करें, डरे नहीं, भागे नहीं उनसे। आइडेंटिफाई थॉट्स, बिहेवियर, इमोशंस दैट ट्रिगर और एग्रीवेट सिम्टम्स, अपने उन विचारों को, व्यवहार को, भावनाओं को पहचानें जिनके कारण ये प्रॉब्लम, डायसेथमिक डिसऑर्डर जो है वो एकदम से ट्रिगर या उत्तेजित होता है। जैसे सामने वाला अगर गाली निकालता है तो हमें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो इसी तरह से हमें अपने अंदर थॉट्स, बिहेवियर और इमोशंस, विचारों को, व्यवहार को और भावनाओं को पहचानना है जो हमारे इस डिसऑर्डर को उत्तेजित करते हैं। रिप्लेस नेगेटिव बिलीव्स विद पॉजिटिव वंस, नकारात्मक मान्यताओं को सकारात्मकता के साथ बदलें। अपने मन में जो नकारात्मक सोच है उसको आपको सकारात्मक सोच के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ बदलना होगा। रीगेन सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड कंट्रोल इन योर लाइफ, अपने जीवन में संतुष्टि और नियंत्रण की भावना हासिल करें। कई बार क्या होता है कि हम अपने लाइफ में बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते, हमें और चाहिए, लेकिन ये जो जीवन में असंतुष्टि है ये हमें इस डिसऑर्डर की तरफ लेके जाती है। तो हमें अपनी जीवन में संतुष्टि और नियंत्रण की भावना लानी है। देन सेट रियलिस्टिक गोल्स, यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। इसका क्या मतलब हुआ कि कभी कभी हम जिंदगी में ये सोच लेते हैं कि मुझे ये बनना है, लेकिन वो बनना पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जिंदगी में गोल्स वो होने चाहिए जो हम हासिल कर सकें।
नेक्स्ट अब हम यूनिपोलर डिसऑर्डर्स के सेकंड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, दैट इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, प्रमुख अवसादग्रस्त विकार। अब अगर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बात करें तो बेसिकली ये 40 से 50 साल की उम्र में होता है और यह अक्सर महिलाओं में ज़्यादा और पुरुषों में कम होता है। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के 15% रोगियों में साइकोसिस के लक्षण भी विकसित हो जाते हैं। डेल्यूजन, हेलुसिनेशन अधिक प्रधान होती है। भ्रम की स्थितियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा प्रधान हो जाती हैं, क्योंकि जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है ये बार बार होता है, तो इसको हम रिकरेंट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये सीजनल भी होता है। मौसम के परिवर्तन के साथ गर्मी से सर्दी आने पे भी डिप्रेसिव डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। जैसे किसी किसी को बरसात के मौसम में होता है, हमने कोई काम करने के लिए जाना है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, हम घर से नहीं निकल सकते, तो उस टाइम पे भी हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। जब ये डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो जाता है तो व्यक्ति अपनी जो जिंदगी में होने वाली सुख की घटनाएं हैं, सुखमय घटनाएं हैं, उनको भी अनुभव नहीं कर सकता। सुबह के समय अधिक होता है, विषाद ज़्यादा दिक्कत आती है, नींद बारी बारी खुलती है, भूख में कमी होती है और गिल्ट की फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। मतलब मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी काफ़ी हद तक हम इसको अपनी ज़िंदगी से जोड़ के नहीं देख सकते, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तो हर दिमाग में हर इंसान के साथ होती हैं, लेकिन जब तक ये बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए तब तक हम इसको डिप्रेसिव डिसऑर्डर की तरफ नहीं लेके जा सकते। चलिए अब हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहले इमोशनल सिम्टम्स, संवेगात्मक या भावनात्मक सिम्टम्स। उसमें डिप्रेस्ड मूड आ गया। डिप्रेस्ड मूड भी, आज मेरा किसी काम करने का मूड नहीं है, मेरे को मत बुलाओ, मेरे को मत छेड़ो, ये सब चीज़ें। इरिटेबल मूड मतलब किसी ने कुछ कह दिया, गुस्सा आना, नाराज होना, ये सब चीज़ें। देन कॉग्निटिव सिम्टम्स, संज्ञानात्मक। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस मतलब निकम्मेपन की भावना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की भावना है कि आप कुछ नहीं कर सकते। मेमोरी डिफेक्ट्स मीन्स स्मृति दोष, कुछ भी याद ना रहना, बहुत या तो पुरानी बातों का बहुत जल्दी जल्दी याद आना जो आपको तंग करती हैं, या बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को भूलना। देन कंसंट्रेशन, एकाग्रता। कंसंट्रेशन मतलब किसी भी काम को करने की एकाग्रता नहीं रहती, दिमाग, मन, मूड इधर उधर भटकता रहता है। गिल्ट फीलिंग, अपराध की भावना कि कुछ भी अगर गलत हुआ तो वो मेरे कारण हुआ, तो ये भावना हमारे मन में नहीं आनी चाहिए। टेम्परल थिंकिंग, काल चिंतन, या तो भूतकाल के बारे में सोचते रहना या भविष्य काल के बारे में नेगेटिव सोचना, वर्तमान के बारे में नहीं सोचना, दैट इज टेम्परल थिंकिंग। या तो पुराना क्या हुआ वो मेरे कारण हुआ, जिसमें हमने गिल्ट की बात करी, वो सोचना, या भविष्य में क्या गलत होगा वो भी शायद मेरे कारण होगा, वो सोच। प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट मीन्स समस्या समाधान, उससे हाथ खींच लेना। जो अगर प्रॉब्लम आ गई लाइफ में तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो नहीं देखना। सुसाइडल थॉट्स, आत्महत्या के विचार आना मन में कि शायद सब कुछ जो हो रहा है वो मेरे कारण गलत हो रहा है, तो मैं अपने आप को ख़त्म कर लूँ, ये आते हैं, सुसाइडल थॉट्स आते हैं। एट्रीब्यूशन मतलब कोई भी कमियां हैं, किसी भी चीज़ की कुछ भी कमी है उसके लिए खुद को जिम्मेवार मान लेना, जैसा कि जबकि ऐसा नहीं है लेकिन स्टिल हम अपने आप को जिम्मेवार मान लेते हैं। फिर मोटिवेशनल सिम्टम्स, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, रुचि अभाव, किसी भी काम के अंदर किसी भी चीज़ का अभाव, रुचि का अभाव, रुचि कम हो जाना, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ना लेना, चाहे वो आपका काम है, चाहे ज़िंदगी लाइफ को जीने के इंटरेस्ट है, कुछ भी, वो सब खत्म। लैक ऑफ इनिशिएटिवनेस, पहलबाजी का अभाव, पहल करना, हम जिंदगी में पहल करते हैं लेकिन नहीं, यहाँ हम पीछे पीछे। टेंडेंसी टू डाई, मृत्यु प्रवृत्ति, बारी बारी मन में, जैसे हमने संज्ञानात्मक लक्षणों में पढ़ा कि सुसाइडल थॉट्स आते हैं, ऐसे ही इसमें टेंडेंसी टू डाई, मृत्यु प्रवृत्ति, बारी बारी हम मोटिवेट होते हैं सुसाइड करने के लिए।
नेक्स्ट इसका लक्षण है ओवर्ट बिहेवियरल सिम्टम, अपरोक्ष व्यवहार लक्षण या बाह्य व्यवहार लक्षण। सबसे पहले है साइकोमोटर डिस्टर्ब, मनोगतिवाही, जो हमारा मन है, हमारा मन जो हमारे मन है और हमारी मोटर डिस्टर्बेंसेस, मतलब कि हम कभी कभी हम देखते हैं कि कोई बैठा अपने नाखून को कुदेरता रहता है, हाथ बारी बारी धोता है या हाथ को बारी बारी साफ करना, ये सब जो रूटीन से हटके चीज़ें हैं जो डिस्टर्ब करती हैं। स्पीच डिस्टर्बेंसेस, बोलने से संबंधित, अक्षर को बोलते टाइम घबरा जाना, कुछ बोलना है कुछ का कुछ बोल देना, इस तरह से। सुसाइडल अटेम्प्ट्स, अभी ऊपर तो हम सोच रहे थे सुसाइड के बारे में, ओवर्ट बिहेवियर के अंदर आत्महत्या का प्रयास भी कर चुके होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोमेटिक सिम्टम्स, देहिक। इसमें सबसे पहले है स्लीप डिस्टर्बेंसेस, निद्रा की गड़बड़ियाँ, जैसे बहुत अधिक नींद आना या बहुत कम नींद आना। हंगर, भूख, ज़्यादा भूख लगना, कम भूख लगना। वेट, वजन का एकाएक बढ़ जाना या एकाएक कम हो जाना। फिटीक, थकान मतलब काम करने का मन ही नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एंड ऑक्यूपेशनल सिम्टम्स, सामाजिक और व्यावसायिक लक्षण। सोशल रिलेशंस, जो आपके सामाजिक संबंध हैं उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, अपने आप को समाज से तोड़ लेना, अलग कर लेना, तो आपके रिलेशंस खत्म हो जाएंगे। देन ऑक्यूपेशनल एफिशिएंसी, व्यावसायिक कार्यकुशलता, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में या डिप्रेसिव डिसऑर्डर में रहोगे तो आप अपने जो कार्य है वो कुशलता से नहीं कर पाओगे। इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग इन अदर एरियाज, अन्य क्षेत्रों में कार्यता में कमी, सिर्फ खाली अपने ऑफिस का काम या फैक्ट्री का काम उसमें कमी नहीं, जो आपका जनरल क्षेत्र हैं उनमें भी काम में कमी आना। नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। हाँ, इसके कॉजेज बिल्कुल बहुत ज़्यादा आपको हमें नहीं पता कि क्या कॉजेज हैं, क्या क्या इसका कॉज करता है, लेकिन फिर भी हम कह देते हैं कि अल्कोहल एंड ड्रग एब्यूज़, शराब और नशीली दवाओं का दुरुपयोग। सेकेंड पॉइंट, सर्टन मेडिकल कंडीशंस सच एज कैंसर और हाइपोथायराइड, कुछ मेडिकल स्थितियाँ। कई बार क्या होता है कि कैंसर है वो भी हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव डिसऑर्डर दे के जाती है। थायराइड है, थायराइड के अंदर भी आप अपने आप को नहीं संभाल पाते। थर्ड पॉइंट है पर्टिकुलर टाइप ऑफ मेडिसिन सच एज स्टीरॉइड्स, विशेष प्रकार की दवा, कभी कभी कोई विशेष प्रकार की दवा भी हमें परेशान कर जाती है, स्टीरॉइड्स हैं वो भी हमें डिप्रेशन दे जाते हैं। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट। अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? डॉक्टर्स ने अपनी दवाइयाँ दे दी, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा कुछ और है जो इसका इलाज करने में संभव है, जैसे साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सा। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बहुत सारी थेरेपीज यूज़ करते हैं, मनोचिकित्सा यूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम को, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को दूर करने के लिए। लाइफस्टाइल चेंजेस, जीवन शैली में परिवर्तन, जीवन शैली में परिवर्तन करने से भी जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं वो काफ़ी हद तक दूर किए जा सकते हैं। ईटिंग राइट, अच्छा खाना, हमें अपने खाने की हैबिट्स को, ईटिंग हैबिट्स को बदलना होगा। हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड या बहुत ज़्यादा इधर उधर की तली फली खाना और ये सब चीज़ें भी हमें बहुत ज़्यादा हमारे मूड को चेंज करता है, जिसके कारण हमें डिप्रेशन आता है। अवॉइड अल्कोहल और ड्रग्स, शराब और ड्रग्स से बचें। एक्सरसाइज, व्यायाम, आजकल ज़िंदगी में एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन एक अच्छी एक्सरसाइज, एक अच्छा डेली रूटीन जो है वो हमारे जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर है इसको दूर करने में बहुत मदद करता है। स्लीपिंग वेल, अच्छी तरह से सोना, अच्छी तरह से सोना मतलब एक साउंड स्लीप, जिसमें आप अपने जब सुबह उठो तो अपने आप को फ्रेश महसूस करो, ठीक है। तो हमने इसमें बहुत कुछ डिस्कस किया, यूनिपोलर के दो पार्ट डिस्कस किए, डायसेथमिक एंड मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। आपको समझ आ गए होंगे? ओके देन, थैंक यू।